हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी ओर से यानी स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि आप सब लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। इसी क्रम में स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे इतिहास में दो खास प्रोग्राम आपके लिए उपस्थित हैं, जो कि मैं प्रस्तुत करता हूं आपको, जिसमें आप आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं विपिन चंद्रा जी की किताब से, जिसमें हम स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं लगातार। ये प्रोग्राम आपका सुबह 8:30 बजे रोज चलता है। और एक और आपको इतिहास का प्रोग्राम दिया जाता है, जिसका कि टाइम अब चेंज हो गया है। पहले सुबह आप 9 बजे इसको प्राप्त करते थे, अब शाम में आप इसे 6 बजे प्राप्त करेंगे। तो मौर्योत्तर काल के बारे में आज हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑन मैप में। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री ऑन मैप पढ़ते हो, इतिहास को नक्शे पर पढ़ते हो। एक खास तरीके का प्रोग्राम है ये, जिसमें हम हिस्ट्री के जो पल हैं, इतिहास के जो पल हैं, उनको हम नक्शे पर कवर करते हैं। इसीलिए इस सेशन का नाम ही है आपका हिस्ट्री ऑन मैप, है ना। आप इसे बहुत पसंद भी करते हैं, हिस्ट्री ऑन मैप। और ये जो हिस्ट्री ऑन मैप प्रोग्राम है, इसके 19th एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि 19 जो एपिसोड हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज आपके समक्ष ये 20वां एपिसोड जो है, 20th जो सेशन है, ठीक है, 20th जो एपिसोड है, ये आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और इसके पहले आपने अभी तक प्राचीन भारत में मौर्य काल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो बड़े साम्राज्यों में अगर हम देखें, तो बड़े साम्राज्यों में प्राचीन भारत में अगर आप देखेंगे तो मौर्यों के बाद, मौर्य काल जो है उसके बाद आप देखेंगे गुप्त वंश जो है वो आता है, गुप्त वंश। लेकिन मौर्य काल का जब पतन हुआ और उससे पहले गुप्त वंश के पतन, गुप्त वंश के उद्भव से पहले का जो बीच का जो समय है, इसको हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। तो आज हम मौर्योत्तर काल के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। इसको हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से जानते हैं, मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जो तकरीबन 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के समय को कवर करता है। 200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के तकरीबन 300 AD तक का जो समय है वो कवर करता है। ये पूरा का पूरा टाइम, तकरीबन 500 साल का ये समय है। ऐसा नहीं है कि इस समय इतिहास केवल इसी रूप में चल रहा है, पैरेलली बहुत सारी हिस्ट्री और भी चल रही होती है, लेकिन मैं आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है उसके ऊपर ही डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज का हमारा जो सत्र है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में है। अब जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें दो भाग हैं, एक तो भारतीय शासकों द्वारा शासित है, भारतीय शासक हैं इसमें, भारतीय शासक, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें विदेशी शासक हैं। कौन है? विदेशी शासक। तो जो विदेशी शासक हैं ये आक्रांता के तौर पर हैं। विदेशी शासक जो हैं ये क्या हैं? विदेशी आक्रांता हैं। और जो भारतीय शासक हैं ये मौर्य काल जब कमजोर हो गया, अशोक मौर्य के पश्चात धीरे धीरे करके वो कमजोर होता चला गया, तो विशाल जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के विघटन से शुरू हुआ है। ये मौर्य साम्राज्य के विघटन से, विघटन। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन में हमको देखने को मिलता है कि ये कुछ चीजें हमको यहां पर समझ में आनी चाहिए। अब बेसिकली मौर्य साम्राज्य के विघटन का जो समय है, इसको भी हम लोग दो हिस्से में विभाजित कर सकते हैं। एक उत्तर भारत है, एक समय जो है वो उत्तर भारत का हमको देखने को मिलेगा, उत्तर भारत के कुछ शासक हैं। और मौर्य दक्षिण में भी रहे तो दक्षिण भारत भी है, दक्षिण भारत का जो शासक हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगा। उत्तर भारत में खास तौर से अगर आप देखेंगे, मुख्य तौर से जो भूमिका निभाते हैं वो शुंग वंशीय शासक हैं, शुंग वंशीय शासक हैं। तो एक तो शुंग वंश हो गया, और दूसरा आपका शुंग वंश के साथ साथ कण्व वंश हो जाता है, कण्व वंश हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर उत्तर मौर्य काल में ही दक्षिण भारत में प्रमुख शासक के तौर पे आप सातवाहन देखेंगे, सातवाहन शासक। और चेती साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, चेती साम्राज्य, या इसी को हम चेदी साम्राज्य के तौर पर जानते हैं, इसी को हम चेदी साम्राज्य के तौर पर जानते हैं। ये है।
विदेशी आक्रांताओं में अगर आप देखेंगे तो विदेशी आक्रांताओं में 4 आक्रांता आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें हिंद यवन है, हिंद यवन जिसको हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। इसके अलावा शक हैं जिन्हें क्षत्रप कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पल्लव हैं, पल्लव जिनको हम लोग पार्थियन कहते हैं, पार्थियन या पर्थियन इस नाम से जाना जाता है। और एक और हैं जिनको हम लोग कुषाण कहते हैं, कुषाण जो चाइनीज है, ठीक है। तो ये 4 विदेशी आक्रांता हैं। तो अगर हम इनके जीवन से संबंधित या इनके समय से संबंधित इतिहास को नक्शे पर प्रदर्शित करें तो आज का हमारा टॉपिक यही बनता है। लेकिन इनको अगर हम पूरा को नक्शे पे प्रदर्शित करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सा इतिहास हो जाएगा। इसलिए आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको भारतीय शासकों वाला जो पोर्शन है, यानी खास तौर से उसमें भी हम शुंग वंश जो है, ये जो शुंग वंश है और कण्व वंश है, और साथ ही साथ जो सातवाहन वंश है, इसको हम कवर कर रहे होंगे। कण्व वंश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कण्व वंश की भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नक्शे के आधार पर अगर हम देखें, शुंग वंश की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो हम नक्शे पे आज शुंग वंश और नक्शे पे आज हम सातवाहन वंश के बारे में देख रहे होंगे। फिर अगला जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम आपको इनके बारे में या अन्य चीजों के बारे में बता रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक बातें हैं वो पता चल गई होंगी। मैप की तरफ जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुंग वंश जो है वो तकरीबन 175 से लेकर के 185 से लेकर के लगभग 75 बिफोर क्राइस्ट का समय बिताता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, किससे शुरुआत कर रहे हैं? शुंग वंश से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको मैप में लेकर के आऊंगा। शुंग वंश की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि 185 से लेकर के 75 बिफोर क्राइस्ट तक का जो समय है, ईसवी तक, ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो शुंग वंश का समय कहलाता है। और शुंग वंश की शुरुआत होती है मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद। तो एक राजा हुआ करते थे बृहदत्त मौर्य, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। इन्हीं के एक सेनापति हुआ करते थे, इन्हीं के एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। आप लोगों ने वैसे तो देखा होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया, लेकिन फिर भी दूसरे जो धर्म हैं उनके प्रति मौर्य जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष रहे। लेकिन जब हम शुंग वंश की बात करते हैं तो मौर्यंस के बाद ये एक ब्राह्मण वंशीय शासक के तौर पर जाने लगते हैं। तो बृहदत्त मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो शासक बनते हैं। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक है आपको मालूम है कि वो देवभूति है। पुष्यमित्र शुंग को औदभिज्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसको कई बार कई जगहों पर इतिहास में औदभिज्ज कहा गया है। औदभिज्ज का मतलब होता है अचानक से जन्मा हो, जो अचानक से जो सामने प्रकट हो गया, औदभिज्ज, इंस्टेंटली सामने आ गया हो कोई चीज, अचानक से उठने वाला। ये तो एक सेनापति है, लेकिन अचानक से शासक के तौर पर इसकी भूमिका आ रही है। कई लोग इसे अनार्य भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य के ऊपर। एक विधिवत हम एक नजर डालने का प्रयास करते हैं। और मैं इसके लिए सबसे पहले भारत का एक नक्शा ड्रॉ करता हूं। आप लोग भी वो नक्शा ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ। तकरीबन कुछ इस तरीके का नक्शा आप एक ड्रॉ कर सकते हैं इंडिया का, ठीक है। भारत का नक्शा ड्रॉ करना अब तक तो आप मेरे साथ बहुत बार सीख चुके होंगे, बहुत बार नक्शा आपने ड्रॉ किया होगा मेरे साथ में, तो अभी आप नक्शा ड्रॉ करना सीख गए होंगे, है ना। तो अब आप इस तरीके से समझिए कि ये भारत का नक्शा जो है वो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तकरीबन आप देखेंगे तो ये इंडिया का मैप जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा है, मान लेते हैं समथिंग कुछ थोड़ा बहुत घटा बढ़ा होगा। तो इसमें अगर हम शुंग वंश के साम्राज्य को देखने का प्रयास करें और खास तौर से पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य देखने का प्रयास करें, तो हमको इसमें यह समझ में आना चाहिए कि तकरीबन इसका जो साम्राज्य है वो नॉर्थ में हिमालय से लेकर के दक्षिण में आपका एक जगह पड़ती है बरार। तो बरार जो है वो यहां कहीं आपका जो है देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग आजकल जो है देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहां कहीं बरार है,
बरार, ठीक है, ये वाला लोकेशन जो है ये बरार है। और आप नॉर्थ में हिमालय की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि तकरीबन ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, हालांकि बहुत ऊपर तक नहीं, हिमालय का जो इधर वाला जो हिस्सा है, नॉर्दर्न प्लेस जो इस तरफ वाला है, ये मैं इसको किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूं, तकरीबन इस तरफ वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो शुंग वंश के द्वारा जो है वो शासित हुआ है, ठीक है, ये पूरा पूरा हिस्सा जो है आपका तकरीबन शुंग वंश के द्वारा शासित हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको लगभग शुंग वंश का एरिया देखने को मिल जाएगा, ये आपका शुंग वंश है। तो इसको मैं थोड़ा अलग करके अगर एक बार लगाने का प्रयास करूंगा तो बाद में लगा दूंगा। खैर, कुछ चीजें मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये एरिया मान लेते हैं कि शुंग वंश का है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आपका शुंग वंश का है, शुंग वंश ये आपको देखने को मिल रहा है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बरार तक है पूरा का पूरा हिस्सा, और पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो मगध वाला हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मगध है, ठीक है ना, ये क्या है, मगध है। मगध की यहाँ पर राजधानी है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, थोड़ा ज्यादा ऊपर मैंने बना दिया है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया है तकरीबन, तो ये मगध वाला एरिया है ना। तो पूर्व में मगध है, और पश्चिम में अगर आप देखेंगे, वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में ये पंजाब तक जो है वो काफी बड़ा हिस्सा जो है इसका ऑक्यूपाई होता है। तो इस हिस्से को अगर आप पंजाब तक लेकर के जाना चाहेंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं दोबारा से बना देता हूं, ठीक है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूं। तकरीबन ये हिस्सा आप देखिए, पॉइंटर के रूप में आप देखें कि पंजाब तक का ये हिस्सा होगा, क्योंकि इधर से सिंधु नदी निकलती है। मैं आपको सिंधु नदी का बहाव एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, ये तकरीबन मान के चलिए कि ये सिंधु नदी है, ठीक है, इस तरीके से निकल रही है सिंधु नदी है, और सिंधु नदी में ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सतलज रिवर है ऐसे करके, ठीक है, तमाम सारी दूसरी नदियाँ भी हैं, झेलम नदी है, तो जो दूसरी नदियों का फ्लो है वो मैं इसी में बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के पास तक इनका साम्राज्य हमको देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है काफी बड़ा सा एक एरिया है जो इस समय हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा पूरा, ये पंजाब वाला क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है। तो आप देखोगे तो एक बड़ा सा साम्राज्य जो है ये आपको शुंग वंश का देखने को मिलता है। तो इसके अंदर शुंग वंश लिखा ही है ऑलरेडी। ये एक बड़ा सा हिस्सा है, मतलब पाटलिपुत्र, बरार, इधर हिमालय का पूरा रीजन और इधर सिंध का पूरा रीजन, ये आपको शुंग वंश के अंतर्गत आता है। मैं इसको थोड़ा कलर्ड कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये तकरीबन हिस्सा है जो आपको किसके रूप में देखने को मिल जाता है, ये हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है शुंग वंश के शासक के तौर पर। अब अगर इसमें जो शुंग वंश के पहले शासक हैं जिसको हम लोग पुष्यमित्र शुंग के तौर पर जानते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के कुछ युद्ध हैं जो उसके राज्य विस्तार को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक युद्ध जो है आपको विदर्भ के युद्ध के तौर पर याद रखना है। कौन सा युद्ध? विदर्भ का युद्ध, विदर्भ का युद्ध या विदर्भ युद्ध के तौर पर इसको जाना जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लड़ा गया है। तो जो आधुनिक बरार है जिसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, बनाया है, इसी को आप विदर्भ कह सकते हैं, इसी को आप विदर्भ कह लीजिए, एक ही बात है। विदर्भ कह लीजिए या बरार कह लीजिए, एक ही बात है। बेसिकली यहां से आप देखेंगे तो ये ऐसे करके एक नदी जाती है जो कि आपकी नर्मदा नदी है, और यहीं कहीं से आपको एक नदी देखने को मिलेगी, ताप्ती नदी, है ना। तो नर्मदा और ताप्ती वाला जो हिस्सा है उसी के पास में आपको उत्तर की ओर एक जगह देखने को मिलेगा, इसको विदर्भ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे यज्ञसेन, जो कि मौर्य सम्राट के अधीन ही शासन करते थे अपने इस बरार क्षेत्र में। तो उससे निपटने के लिए इन्होंने अपने बेटे को भेजा था, अग्निमित्र को। तो विदर्भ का क्षेत्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे, पुष्यमित्र जो हैं, पुष्यमित्र शुंग जो हैं, पुष्यमित्र शुंग जिनको कहा जा रहा है, उनके बेटे शुंग जो हैं, उनके बेटे अग्निमित्र हैं, अग्निमित्र। इन्होंने जीता है, अग्निमित्र ने विजित किया, ठीक है। और विजित करने के बाद जो है आप देखेंगे कि जो अग्निमित्र है वो इस बरार का गवर्नर भी बन जाता है अपने पिता के समय में। ये आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण का वर्णन जो है आपको एक किताब में देखने को मिलेगा जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम।
अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मालविकाग्नि मित्रम जो ये रचना है ये किसकी है। मालविकाग्नि मित्रम जो ये रचना है ये किसकी रचना है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मालविकाग्नि मित्रम के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा। ये मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, लेकिन किसने लिखी है मुझे बताइए। ठीक, चलिए, तो एक तो आपको यह समझ में आ जाता है कि विदर्भ इस तरीके से जीता गया, इस तरीके से प्रांत को पाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका युद्ध जो है वो यवनों के साथ भी हुआ है, तो उसको हम लोग यवन युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यवन युद्ध के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो यवनों के साथ भी इनका एक युद्ध होता है, यवनों के साथ भी इनका विजय हमको देखने को मिलता है। तो यवनों के साथ जो विजय हमको देखने को मिल रही है उसमें क्या है कि एक जो पहला यवन आक्रमणकारी है जिसको हम लोग डिमेट्रियस फर्स्ट कहते हैं, डिमेट्रियस प्रथम के नाम से जानते हैं, फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो वो जो डिमेट्रियस प्रथम है उसने इनके साथ युद्ध किया है। तो यवन युद्ध इन लोगों के साथ में हुआ, पुष्यमित्र शुंग के साथ में हुआ। इसका वर्णन जो है वो कई सारे स्रोत हैं उसमें देखने को मिलता है, उसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। जैसे गार्गी संहिता है, महाभाष्य है, ठीक है, महाभाष्य है, गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता, इसमें भी इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ ये जो मालविकाग्नि मित्रम है, मालविकाग्नि मित्रम जो है, ठीक है, ये जो है इसमें भी इस यवन युद्ध का वर्णन हमको देखने को मिल जाता है। अब सब में कुछ अलग अलग तरीके की छोटी छोटी अलग अलग बातें हैं। जैसे कि आप जब महाभाष्य में देखेंगे तो महाभाष्य में बताया गया है कि यवनों ने आक्रमण किया और शुंग वंश को साकेत और माध्यमिका इन दो जगहों पर यवनों ने चुनौती दी। तो साकेत आपका तकरीबन यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर आपको साकेत देखने को मिलेगा, साकेत, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो चित्तौड़ का है। चित्तौड़ को उस समय माध्यमिका कहा जाता था। तो दूसरा जो हिस्सा है वो आपका कौन सा है? चित्तौड़ का है, समथिंग यहां पर चित्तौड़, जिसको उस समय माध्यमिका कहा जाता था, माध्यमिका। तो इन दोनों का जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा? साकेत और चित्तौड़, इन जगहों पर यवनों ने चुनौती दी है शुंगवंशी शासकों को। ये बात आपको महाभाष्य में देखने को मिलेगी। इसी तरीके से गार्गी संहिता भी इस बात का संकेत करती है कि यवनों ने इन्हें साकेत में जो है वो टक्कर दी थी, जिसमें यवन पुष्यमित्र शुंग से पराजित हुए थे। इसके अलावा गार्गी संहिता में यवनों ने शुंग वंश के शासकों को पांचाल में भी और मथुरा में भी घेरा था। तो तकरीबन आपको पांचाल प्रदेश यहां पर देखने को मिलेगा, पांचाल प्रदेश जो है वो आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप मथुरा देखेंगे तो यहां कहीं आपको मथुरा देखने को मिलेगा, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा और पांचाल भी इसके संकेत के तौर पर मिलते हैं, मथुरा और पांचाल, मथुरा और पांचाल, इन दोनों प्रदेशों में भी यवनों की टक्कर हुई थी इनसे। जबकि मालविकाग्नि मित्रम ये बताता है कि इन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेघ जो यज्ञ हुआ था उस अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा है वो घोड़ा सिंधु नदी तक पहुंच गया था। कहां तक? सिंधु नदी तक। तो यवनों ने सिंधु नदी पर, यह सिंधु का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, सिंधु नदी का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। सिंधु नदी में यह घोड़ा जो है वो रोका गया और यहीं पर जो है युद्ध हुआ है यवनों का, सिंधु नदी के तट पर, जिसमें यवन पराजित हुए। तो इस तरीके से आप राज्य विस्तार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है इन्हीं के राज्य के अंतर्गत आती होंगी। इसके अलग अलग उदाहरण हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक कहा गया है, बौद्धों का संहारक कहा गया है। क्यों कहा गया है? आपको याद होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित तकरीबन 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इन स्तूपों का क्या कर दिया? इन स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो इसके लिए एक जगह का नाम हमको याद रखना है, शाकाल, जो उस समय यवनों की राजधानी हुआ करता था, जिसको वर्तमान समय में हम लोग सियालकोट कहते हैं।
सियालकोट, जो कि उस समय शाकाल के नाम से जाना जाता था। तो शाकाल में इन्होंने एक घोषणा करी है, तकरीबन आसपास आपको यहां कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर आपको ये शाकाल देखने को मिलेगा, शाकाल या सियालकोट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस जगह पर इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने एक घोषणा करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु का सर ला करके हमें देगा तो जितने बौद्ध भिक्षु ला करके दोगे पर सर के हिसाब से 100 दिनार आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक कहावत हमको समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये बौद्ध भिक्षुओं के हत्यारे के तौर पर जाने जा रहे हैं। इसी के अलावा आप देखेंगे कि कौशांबी का घोषित राम विहार है। कौशांबी एक जगह पड़ती है यहां पर, गंगा यमुना का जहां पर संगम है, इसी जगह पर आप देखेंगे यहां पर एक जगह पड़ती है कौशांबी। कौशांबी में एक घोषित राम विहार है। क्या है? घोषित राम विहार। ये बौद्ध विहार है, घोषित राम विहार। तो घोषित राम विहार जो है, जो बौद्ध विहार है, इस बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया है, विनाश कर दिया है, इस बात का भी संकेत हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से ओवरऑल तमाम सारे इतिहासकार ये कंक्लूजन निकालते हैं कि संभवतः जो पुष्यमित्र शुंग है यह धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति है। इसने अशोक के 84,000 स्तूपों का नाश कर दिया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें रुकना है, एक जगह पर चलना है जिसका नाम है विदिशा। विदिशा के पास में जगह है सांची। विदिशा के पास में जगह है सांची, मान लेते हैं यहां कहीं पर सांची है। और मध्य प्रदेश में ही एक जगह आपको देखने को मिलेगी भरहुत। ठीक है, तो सांची और भरहुत का जो सांची जो जगह है और जो भरहुत है, भरहुत जो है, इन जगहों पर कुछ ये स्तूप हैं दोनों जगहों पर। यहां पर बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध क्या हैं? स्तूप हैं। और इन बौद्ध स्तूपों का पुनरुद्धार तो पुनरुद्धार किसने करवाया है? ये पुष्यमित्र ने कराया है। अब देखिए कंट्रोवर्शियल बात हो गई है, तो अब तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, एक दूसरे से अलग अलग चीजें बात हो गई, एक दूसरे के विपरीत बात हो गई कि एक तरफ तो ये बौद्ध भिक्षुओं के सिर मांग रहा है, घोषित राम विहार को विनाश कर रहा है, दूसरी तरफ ये यहां पर इसको पुनरुद्धार भी करा रहा है। इस बात का प्रमाण इसकी वेदिका से हमको मिल जाता है। भरहुत स्तूप की वेदिका में शुंग नरंजय ऐसे करके एक शब्द लिखा हुआ है। शुंग नरंजय का मतलब हुआ, शुंग नरंजय का मतलब हुआ शुंगों द्वारा निर्मित। तो अगर ये एक तरफ स्तूप का निर्माण करा रहे हैं तो दूसरी तरफ वो भंग कैसे करा सकते हैं? तो कुछ इतिहासकारों ने ये बताया है कि बौद्ध धर्म इस समय के आते आते तक यवनों के साथ उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, इसमें यवनों को बौद्ध मठों का सहारा मिलता था। बौद्ध कुछ जो है वो यवनों के साथ मिल गए थे, कुछ बौद्ध जो है वो भ्रष्ट हो गए थे। ऐसे बौद्ध भ्रष्ट जो संत थे, साधु थे, उनको अपने राज्य से निकालने के लिए उसने इस तरीके के आदेश दिए थे, उनको मारने के लिए इस तरीके के आदेश दिए थे। तो ये दो अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं जो किससे संबंधित हैं? जो संबंधित हैं पुष्यमित्र शुंग से। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें, थोड़ा और आगे बढ़ करके उनके उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करें, तो इनका जो उत्तराधिकारी है, पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी, इनका उत्तराधिकारी कौन है? इनका पुत्र है, और पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र, अग्निमित्रम या अग्निमित्र। अग्निमित्र इनका उत्तराधिकारी है, जो इनके समय में आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि विदिशा में जो ये जगह है, विदिशा वाली जो ये जगह है, विदर्भ या विदिशा वाला जो रीजन है, विदिशा के आसपास का जो क्षेत्र है, इधर विदिशा है आपका, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया का ये पूरे जगह पर गवर्नर हुआ करता था। ऐसे करके बहुत सारे शासक हैं, लेकिन तकरीबन 10 शासकों का वर्णन मिलता है शुंग वंश में। उसमें से जो नवे शासक हैं जिनका नाम है भागभद्र, उनको भागवत के नाम से भी जाना जाता है। नवे शासक जो हैं, नवा जो शासक है उसका नाम क्या है? भागभद्र, भागभद्र। इनको कई जगहों पर भागवत के नाम से भी लिखा जाता है, या भागवत के नाम से भी इनका नामकरण किया जाता है।
ये नवे शासक हैं। इनके समय की एक घटना है जो हमको यहां पर मैप में देखनी चाहिए। इनके समय की घटना यह है कि इन्हीं के समय में एक यूनानी राज्य हुआ करता था तक्षशिला में। तक्षशिला मान लेते हैं यहां कहीं पर तक्षशिला है, ठीक है, यहां कहीं पे मान लेते हैं क्या है, तक्षशिला है। और इस तक्षशिला के एक राजा हुआ करते थे, तक्षशिला के यूनानी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था एंटियालकीड्स। यूनानी शासक थे जिनको हम ग्रीक, इंडो ग्रीक के तौर पर जान सकते हैं। तो एंटियालकीड्स का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, एक नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है इनके समय में एंटियालकीड्स का, एंटियालकीड्स तक्षशिला के शासक थे। तक्षशिला इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, और ये ग्रीक शासक थे। इनका एक दूत था जो इनके दरबार में भेजा गया था, इनके दरबार में भेजा गया था। और उस दूत का नाम क्या है? उस दूत का नाम है हेलियोडोरस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इनके दूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस पिलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हेलियोडोरस स्तंभ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये हेलियोडोरस थे जो इनके यहां गए थे। इनके यहां जाने के बाद उन्होंने भगवत धर्म ग्रहण कर लिया था। और यही जो विदिशा आप देख रहे हैं, इसी विदिशा के पास में एक जगह आपको देखने को मिलेगी, यहीं पर एक जगह आपको देखने को मिलेगी, बेसनगर। यहीं पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, बेसनगर विदिशा, जिसको अब भिलसा के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने एक गरुण स्तंभ जो है बनवाया है। किन्होंने? इन्होंने, हेलियोडोरस पिलर्स को कहते हैं। भिलसा में गरुण स्तंभ है। क्या है? गरुण स्तंभ बनवाया है। इस गरुण स्तंभ में भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है, वासुदेव का वर्णन किया गया है, और वासुदेव को उसमें देव देवस कहा गया है। वासुदेव को क्या कहा गया है इसमें जो वासुदेव हैं उन वासुदेव को देव देवस कहा गया है, देव देवस, ठीक है, देव देवस कहा गया है। और जो स्वयं हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस अपने आप को भागवत कहता है। अपने आप को क्या कहता है? भागवत कहता है, भागवत कहता है इस गरुण स्तंभ में। तो ये गरुण स्तंभ आपको यहां पर बेसनगर में भिलसा में देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको यहां पर लोकेट किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ये। अंतिम शासक जो आपको देखने को मिलते हैं, अंतिम शासक के तौर पर आप देखेंगे जो शुंग वंश है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक, इनका नाम है देवभूति। और देवभूति की हत्या जो है उनके सेनापति करते हैं, उनके अमात्य करते हैं, जिनका नाम है वासुदेव कण्व। क्या नाम है? वासुदेव कण्व। तो अंतिम शासक जो है आपका कौन है? वो है देवभूति। और देवभूति की हत्या जो है, इनकी जो हत्या है, इनकी हत्या करने का काम वासुदेव कण्व द्वारा किया जाता है, वासुदेव कण्व द्वारा किया जाता है। तो इस यहीं से आपका जो है वो कण्व वंश शुरू हो जाता है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शुंग वंश है, शुंग वंश के अलावा कण्व वंश इंपॉर्टेंट है, तो कण्व वंश जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है, वासुदेव कण्व के द्वारा। वासुदेव कण्व संस्थापक हैं कण्व वंश के। ये वासुदेव कण्व जो है ये कण्व वंश के संस्थापक हैं, कण्व वंश के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक हैं। और जो ये संस्थापक हैं जिस वंश के, उस वंश का अंतिम शासक जो है, उस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है सुशर्मा, ठीक है। ये संस्थापक हैं और इसके जो अंतिम शासक हैं उनका नाम क्या है? अंतिम शासक, इनका नाम है सुशर्मा। तो कहीं कहीं सुशर्मा लिखा रहता है, कहीं कहीं सुशर्मन लिखा रहता है। तो सुशर्मा अंतिम शासक हैं जिनकी हत्या इनके भी अमात्य ने करी। जैसे इन्होंने शुरुआत किया था राज्य, वैसे ही यहां पर भी राज्य शुरू हुआ। तो इनकी हत्या इनके अमात्य ने करी थी। और इनके जो अमात्य थे वो आंध्र भृत्य जातीय थे, जिनका नाम था सिमुक। हत्या किसने करी है? सिमुक ने करी है। और सिमुक को कहीं कहीं सिंधुक भी लिखा जाता है, सिमुक या सिंधुक कहा जाता है। ये आंध्र भृत्य हैं। क्या हैं? आंध्र भृत्य हैं। इन्हीं को हम सातवाहन के नाम से जानते हैं, सातवाहन के नाम से जानते हैं, जिनको आपने यहां पर देखा, इस जगह पर। ये देखिए, अब ये दक्षिण वंशीय थोड़ा सा शासन हमको देखने को मिलेगा जो सातवाहनों का दिख रहा होगा।
तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है इनका शुंग जो ये आपका पूरा का पूरा जो ये खास तौर से जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बारे में आप देख चुके होंगे कि शुंग वंश कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, अब दक्षिण की ओर चलेंगे तो दक्षिण की ओर भी हमको एक राज्य देखने को मिलेगा। तो दक्षिण में आपको जो राज्य देखने को मिलेगा वो राज्य किसका है? वो राज्य आपका इनका है, सातवाहन का है। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं सातवाहन वंश के ऊपर भी। ठीक है, एक नजर डाल लेते हैं किसके ऊपर? सातवाहन वंश के ऊपर। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। जब हम सातवाहन वंश के ऊपर नजर डालेंगे, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे, तो इनके जो पहले शासक हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन है? सिमुक है। इसमें भी कई सारे शासक हैं, जिसमें पहला शासक जो है वो सिमुक है, जो कि संस्थापक है। अभी मैंने आपको बताया ये संस्थापक है सिमुक। और इन्होंने अपनी जो राजधानी रखी है, इनकी जो राजधानी है वो है धान्यकटक। और धान्यकटक जो राजधानी है वो अमरावती में पड़ती है। धान्यकटक जो राजधानी है ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है अमरावती में। ये राजधानी पड़ती है अमरावती में। तो एक बार हम इसको भी यहां पर प्रदर्शित कर लेते हैं एक अलग मैप बना करके। आइए एक बार एक अलग मैप बना लेते हैं। ठीक है, एक नक्शा और बना लेते हैं हम, जो भारत का ही नक्शा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, भारत के नक्शे को, ठीक है बनाना ही पड़ेगा, चलो बना लेते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि पिछले वाले स्लाइड से ही शायद काम चल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से नक्शे को ड्रॉ करेंगे। जितनी बार ड्रॉ करेंगे उतनी ही बार अच्छा होता चला जाएगा, है ना। नक्शा तो नक्शा है, तो आप लोग भी अच्छे से ड्रॉ करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, इस तरीके से करके। तो ये थोड़ा सा इसका जो ऊपरी भाग है वो खराब हो गया, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा। एक काम करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से ड्रॉ करते हैं इस बार, है ना। मान के चलिए कि कुछ इस तरीके का नक्शा है, तकरीबन ऐसा। और यहाँ से ये फिर बांग्लादेश हम बनाएंगे और दक्षिण भारत की तरफ आ जाएंगे, और फिर तो क्या ही करना है, इधर गुजरात को बना देना है, और ये ऐसे मिल गया। तो ये जो भारत वाला जो हिस्सा है, भारत वाला जो पोर्शन है, भारत का जो नक्शा है, इसमें धान्यकटक को आइए समझने का प्रयास करते हैं। धान्यकटक को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक नदी दौड़ानी पड़ेगी, जिस नदी का नाम है आपका, ये मैं नदी का कलर नीला रख देता हूं, जिससे कि आपको, यहां से नदी जाती है, इसको हम कह सकते हैं गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी। ये गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी में ये जो जगह है, ये जो जगह पड़ रही है, ये है आपकी अमरावती। अमरावती, ये जगह आपकी अमरावती है। यहीं पर आप इसको धान्यकटक कह सकते हैं। ठीक है, धान्य कटक कह सकते हैं अमरावती। ये इसकी कैपिटल है, ये इसकी राजधानी है। कुछ समय पश्चात इसकी राजधानी बदली और इनकी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठानपुर हो गई, जिसको पैठन के नाम से कई जगहों पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिष्ठान है ये आपका तकरीबन इस जगह पर देखने को मिलेगा। ये वाली जो जगह है, यहां पर कहीं पर आपको प्रतिष्ठान जगह देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। ठीक है, ये यहां से आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जाती है, नर्मदा नदी के पास में ही आपको जगह देखने को मिलेगी, प्रतिष्ठान। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है और ये भी आपकी कैपिटल ही है। दूसरी दो राजधानियां हैं इनकी, दोनों राजधानियां आपको ध्यान रखनी है। मूल तौर पे अगर हम देखें तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला जो वर्तमान हिस्सा है वहां पर देखने को मिलेगा। तो गोदावरी नदी मैंने आपको बनाई, यहां पर बताई, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं तकरीबन यहां से ये ऐसे करके ये कृष्णा नदी है यहां पर। तो गोदावरी और कृष्णा का ये जो पूरा का पूरा बेसिन है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा, और उधर नर्मदा तक को जो टच कर रहा है, जिसमें आप इधर महाराष्ट्र और इधर आंध्र प्रदेश देख सकते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है और ये जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आपकी कृष्णा नदी है। ये आपकी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा से नीचे आप देखेंगे तो यहां पर ये कावेरी नदी बह रही होती है, ये कावेरी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में आप इनके नाम आप सुनते ही हैं। ये आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा, ये ताप्ती नदी है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्से जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगे।
तो इनमें आपका ये साम्राज्य विस्तार देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो इनके उद्गम जो हैं वो आंध्र प्रदेश से देखने को मिलते हैं। बाद में ये गोदावरी नदी के तट के साथ साथ पश्चिम की ओर निकलते चले जाते हैं। तो इनके ये सिमुक के बारे में इस तरीके का कुछ वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये एरिया मूलतः जो है आपका किसका है? ये पूरा मूलतः एरिया जो है वो सातवाहन वंश के शासकों का है। सातवाहन वंश में सिमुक के अलावा भी कई सारे शासक हुए। जैसे हम एक शासक है इनका जिनका नाम है कृष्ण करके एक शासक है। कृष्ण ने तकरीबन 27 से लेकर के 17 ईसा पूर्व तक, 27 से लेकर के 17 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन किया, बिफोर क्राइस्ट तक शासन किया, तकरीबन 10 साल के आसपास। तो इनका जो शासन काल है वो आप देखेंगे, ये आपका नासिक तक जो है इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया है। किन्होंने? कृष्ण ने। इनका जो राज्य विस्तार है ये आपको नासिक तक देखने को मिलता है। तो नासिक इन्होंने थोड़े समय के लिए अपना एक निवास स्थान भी बना लिया था। आपको यहीं कहीं पर नासिक देखने को मिल जाएगा। इस जगह पर मैं लोकेशन लिख दे रहा हूं, नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये नासिक है। यहां पर नासिक में इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया है। कृष्ण जी हैं ये। ठीक है, ये कौन है? कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी के अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलते हैं जिनका नाम है शातकर्णी। तो शातकर्णी जो हैं वो यहां पर राज्य करते हुए देखने को मिलते हैं। शातकर्णी इसको शातकर्णी प्रथम के नाम से जाना जाता है। और 27 से लेकर के 17 बिफोर क्राइस्ट तक इनका शासनकाल रहता है। एक चेंज आपको करना पड़ेगा। देखिए यहां पर भी छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 37 से लेकर के 27, ठीक है, ये जो समय है ये आपको 37 से लेकर के 27 तक का लिखना है इनके लिए। 37 से लेकर के 27 बिफोर क्राइस्ट तक का इनका समय है, और 27 से लेकर के 17 बिफोर क्राइस्ट तक का ये सातकर्णी का समय है। सातकर्णी ने विवाह किया था रानी नयनिका से। इनका जो विवाह है वो किससे हुआ है? नयनिका से हुआ है, या इन्हीं को नागनिका कहा जाता है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको यहां पर एक बार बता देता हूं। इनकी इंपॉर्टेंस ये है, इनकी प्रमुखता ये है कि इनका नागनिका नाम से एक अभिलेख है। और नागनिका अभिलेख में अगर आप देखेंगे, नागनिका के नाम से ही नागनिका अभिलेख है, नागनिका या नैनिका अभिलेख है। इस अभिलेख में इनके राज्य विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। किसके राज्य विस्तार के बारे में? शतकर्णी के नाम से। इनका जो विस्तार है राज्य का वो पश्चिमी मालवा का रीजन है। मालवा प्रांत आपको तकरीबन इस जगह पर, ये मालवा आपको देखने को मिलेगा। ये मालवा वाला हिस्सा है, मालवा। ठीक है, ये मालवा प्रांत है। और मालवा का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न जो ये वाला पोर्शन है, ये पश्चिमी मालवा। ठीक है, तो पश्चिमी मालवा आपको यहां पर देखने को मिला इनके राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा नर्मदा जो घाटी है, ये नर्मदा घाटी है। इसी नर्मदा घाटी में अनूपनगर पड़ता है, ये अनूपपुर पड़ता है, अनूपपुर। तो ये अनूपपुर को भी इन्होंने कैप्चर किया है। मध्य नर्मदा घाटी का ये हिस्सा है अनूपपुर जो है। ठीक है, अनूप प्रदेश इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ विदर्भ वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो विदर्भ रीजन है, ये विदर्भ रीजन जो है, विदर्भ जो प्रदेश है, विदर्भ, तो विदर्भ, अनूपपुर और पश्चिमी मालवा का जो एरिया है, तो ये देख सकते हैं पहले यहां पर शुंग वंश का शासन है, लेकिन इनका जो शासन है वो उत्तर की ओर इस तरीके से फैलता हुआ हमको दिख रहा है। ये राज्य विस्तार का वर्णन जो है वो नागनिका अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा। टोटल अगर हम इनके साम्राज्य की बात करें तो इन्होंने नॉर्दर्न दक्कन का जो रीजन है, उत्तरी दक्कन वाला जो इलाका है, अभिलेख में तो आपने देखा कि अनूपनगर या अनूपपुर जिसको बोल सकते हैं, अनूपनगर जो है। इसके अलावा जो पश्चिमी मालवा का जो प्रांत है और जो विदर्भ रीजन है, विदर्भ, तो ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये पूरी तरीके से उत्तरी दक्कन का हिस्सा है ये। तो नॉर्दर्न दक्कन जो है, उत्तरी दक्कन जो है वो इनके साम्राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उत्तरी दक्कन के अलावा अगर आप देखेंगे मध्य और पश्चिम भारत का जो हिस्सा है वो भी इनके साम्राज्य में आता है। मध्य और पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है वो भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता है, उसको भी ये प्राप्त करते हैं। तो ये पश्चिम भारत है और ये मध्य भारत वाला रीजन है। तो उत्तर दक्कन, मध्य भारत और पश्चिम भारत वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी इनके संपर्क में रहता है, इनके पास रहता है। कुछ भाग वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्दर्न कोंकण रीजन जो है,
कोंकण तट का मतलब ये वाला कोंकण तट आपको कहलाता है। यहां से अगर आप देखेंगे इस जगह से दमन द्वीप के हिस्से से आप शुरू करेंगे यहां से, और पूरा जो गोवा का जो तटीय हिस्सा है ये आपका कोंकण तट कहलाता है। कोंकण रीजन कहलाता है। और कोंकण में भी उत्तरी कोंकण, ये आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी कोंकण। तो उत्तरी कोंकण में इनका राज्य फैला हुआ है, तो आप उत्तरी कोंकण भी लिख सकते हैं। उत्तरी कोंकण वाला जो इलाका है वो भी इनके राज्य में शामिल है। इसके अलावा ये गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पूरा का पूरा जोन है, इसको हम लोग काठियावाड़ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़। ये काठियावाड़ जोन है, तो इनके राज्य में काठियावाड़ भी शामिल है। काठियावाड़ भी आप देखते हैं कि इनके राज्य के अंतर्गत शामिल होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो एक काफी बड़ा सा साम्राज्य है जो शतकर्णी ने जो है वो कैप्चर किया है। शतकर्णी के बाद एक राजा का नाम आपने सुना होगा, राजा हाल। ये 17वें राजा थे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे, जो है नरेश हॉल के नाम से जाने जाते हैं। 20 से 24 ईस्वी तक उनका शासन रहा है, और उन्होंने गाथा सप्तशती नाम से एक मुक्तक छंद की रचना करी है। तो उनके शासन भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक और राजा आपको देखने को मिलेगा, वो कौन है, वो है गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो 106 से 130 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो अगर हम इनके शासकों की बात करते हैं तो अगले शासक हमको कौन मिलेंगे, अगले शासक हमको मिलेंगे गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माता के नाम से जाने जाते हैं। माता के नाम के साथ इनका नाम जुड़ा है। 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमको देखने को मिलता है। इनके शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, या राज्य के विस्तार के ऊपर चर्चा करें, तो इनके शासन के स्रोत जो हैं, इनके शासन के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं, वो नासिक से 2 अभिलेख मिलते हैं। यही जो नासिक है, ये नासिक वाला जो हिस्सा है, इसी से हमको 2 अभिलेख मिलते हैं। नासिक अभिलेख इसकी जानकारी देता है, और यहां से 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं जो इनकी जानकारी देते हैं। और एक और अभिलेख है जो कि नासिक प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है, या इसको हम लोग नासिक प्रशस्ति कहते हैं उसको। इनकी माता का प्रशस्ति है वो, इनकी माता का नाम था गौतम बल श्री। तो गौतमी बलश्री का एक नासिक प्रशस्ति है, तो नासिक प्रशस्ति से भी, अभिलेख से भी जो है इनका चर्चा हमको देखने को मिलती है। नासिक गुहालेख से भी इनकी चर्चा हमको देखने को मिलती है। कार्ले का अभिलेख है जो आपको देखने को मिलेगा। कार्ले की गुफाएं हैं यहीं पर महाराष्ट्र में ही, नासिक के पास में ही, तो वहां की गुफाओं से भी इनके अभिलेखों की जानकारी हमको देखने को मिलती है। यानी ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के जो गुफाएं हैं या शिलालेख हैं या प्रशस्तियां जो हैं, उन सब से हमको गौतमीपुत्र शतकर्णी की जानकारी प्राप्त होती है। शतकर्णी के ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं तो इनके प्रमुख स्थलों के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि शतकर्णी ने एक शक शासक हुआ करते थे, शरहत जिनको कहा जाता था, उनका नाम था नहपान। नहपान के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। इन्होंने आक्रमण किसके ऊपर किया है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर इस जगह पर गौतमी पुत्र जो हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी जो हैं, शतकर्णी, इन्होंने क्या किया है, नहपान के ऊपर आक्रमण किया। इन्होंने आक्रमण किया है नहपान के ऊपर। और नहपान कौन है, नहपान एक शक शासक है। नहपान पर आक्रमण किया। नहपान इसमें हार गया और इससे इसके साम्राज्य के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो छीन लिए गए। तो जो काठियावाड़ वाला जो रीजन यहां पर बताया गया है, जो काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है, वो इसी के आक्रमण से छीना गया। काठियावाड़ प्रदेश इसमें प्राप्त किया गया। वो मैंने आपको मैप में लोकेट कर दिया, ऑलरेडी दिखा दिया है। काठियावाड़ के अलावा आप नर्मदा घाटी वाला जो एरिया देखते हैं, नर्मदा घाटी वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये अनूपपुर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अनूपपुर वाला एरिया भी प्राप्त हो जाता है, पूरी तरीके से रिकैप्चर कर लिया जाता है। और साथ ही साथ जो पूर्वी मालवा का हिस्सा है, ये पश्चिमी मालवा हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये आपका पूर्वी मालवा हो गया। ये कौन सा हिस्सा हो गया, आपका पूर्वी मालवा हो गया। तो पूर्वी मालवा का जो हिस्सा है, पूर्वी मालवा क्षेत्र जो है, उसके ऊपर भी ये कैप्चरिंग कर लेते हैं, हिस्सा जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। पूर्वी मालवा, दक्षिण का मालवा का जो हिस्सा है, दक्षिण मालवा भी जीत लेते हैं, यानी मालवा पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है। और यहां पर आप देखेंगे जो नहपान है, नहपान की कुछ मुद्रिकाएं थी, जो तकरीबन 13,250 मुद्रिकाएं हैं नहपान की,
वो आपको जोगलथम्बी से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? जोगलथम्बी। और जोगलथम्बी यही नासिक वाला जो एरिया है, इसी नासिक वाले एरिया में है जोगलथम्बी। तो जोगलथम्बी जो जगह है, जोगलथम्बी नासिक, ठीक है, यहां से 12,000 से अधिक या 13,000 से अधिक, 13,250 मुद्राएं ये प्राप्त होती हैं। और इन मुद्राओं को इसने, इनमें से 1/3 से अधिक मुद्राएं ऐसी हैं जो कन्वर्टेड दिख रही हैं, जिसपे सातवाहनों ने अपने उसको पुनरांकन करवाया है, यानी दोबारा से छपवाया है, अपने नाम से ढलवाया है उसको दोबारा से। गौतमीपुत्र ने शकों को पराजित किया, यवनों को पराजित किया, पल्लवों को पराजित किया, इनको नाश किया है, इसका नाश करने वाला कहा गया है। और कुछ अभिलेख हैं जिसमें हम लोग अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से उनके अभिलेखों की जानकारी हम लोगों ने, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया, कि वहां से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से एक और शासक हैं, गौतमीपुत्र शतकर्णी के अलावा एक और शासक हैं जो एक और अभिलेख के द्वारा वर्णित होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर जाने जाते हैं, और वो हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पलमावी ये हैं। अब वशिष्ठी पुत्र पलमावी जो हैं, इन्होंने भी अपना राज्य काफी दूर तक विस्तारित किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके समय में इनके जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इन्होंने भी शक, यवनों और पल्लवों का नाश किया है। नासिक गुहा लेख जो है, नासिक गुहा लेख, नासिक गुहा लेख, गुहा लेख मतलब गुफा का जो अभिलेख होता है, गुहा लेख, उसमें इनके साम्राज्य का वर्णन है। उसमें इनके साम्राज्य का भी वर्णन है, गौतमीपुत्र जो तिष्य हैं उनके साम्राज्य का भी वर्णन है। ये जो आपको कहां से मिलेगा? नासिक से ही देखने को मिलेगा। ये आपको कहां से देखने को मिलेगा? नासिक से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तकरीबन 130 से 159 ईस्वी के आसपास इनका शासन रहा था। सातवाहनों का आंध्र प्रदेश तक विस्तार इन्होंने काफी बड़ा किया है, तो इनको पहला आंध्र शासक के तौर पर जाना जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा पूर्वी हिस्सा है, इस तरफ का जो विस्तार है, जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ये इन्हीं के द्वारा कैप्चर किया गया। आंध्र प्रदेश तक राज्य विस्तार किया है, राज्य विस्तार किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तक राज्य विस्तार किया है, और राज्य विस्तार करके आप देखेंगे तो इनको प्रथम आंध्र भृत्य कहा जाएगा, प्रथम आंध्र भृत्य कहा जाएगा, क्योंकि पहले ऐसे शासक है जिन्होंने आंध्र प्रदेश तक अपने राज्य का विस्तार किया है। काफी बड़ी बात है। इन्हीं के समय में सिक्के कुछ ढाले गए, जिसमें 2 पतवारों वाले सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण शासक हैं जिनका नाम है यज्ञश्री शतकर्णी, या यज्ञश्री के नाम से उनको जाना जाता है। शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करके नर्मदा घाटी और पश्चिम भारत का पूरा हिस्सा इन्होंने एक बार फिर से जीत लिया, क्योंकि शकों के कैप्चर में आ गया था। साम्राज्य विस्तार वहां पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यज्ञश्री के बाद जो है साम्राज्य, वो धीरे 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 करके बंटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, साम्राज्य विघटित होने लगता है, जिसमें नासिक वाला जो क्षेत्र है वो आम्भीर वंश के अधीन आ जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे आम्भीर वंश का शासन हो जाता है। आम्भीर वंश का शासन हो जाता है इस क्षेत्र में। ये वाला जो रीजन है, नासिक वाले क्षेत्र पर टूट जाता है, पर मतलब पूरा सातवाहन वंश जो है। इसी तरीके से जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर वाला जो रीजन है, यहां पर गुंटूर प्रदेश पड़ेगा, यहां पर गुंटूर प्रदेश पड़ेगा, गुंटूर। यहां पर इक्ष्वाकु वंश का शासन हो जाता है, इक्ष्वाकु वंश का शासन हो जाता है। तो ये सातवाहनों का ये वाला प्रांत भी चला गया। इसी तरीके से चुटु शातकर्णी वंश के नाम से एक और वंश है जो कि कर्नाटक में है, जो कि आपका उत्तरी कर्नाटक वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। चुटु शातकर्णी, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कुंतल प्रदेश होती थी, कुंतल प्रदेश। और कुंतल प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न कर्नाटक है। नॉर्दर्न क्या है? कर्नाटक, नॉर्दर्न कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कृष्णा और जो मसूलीपट्टनम है, उस कृष्णा और मसूलीपट्टनम, कृष्णा नदी और मसूलीपट्टनम के बीच में बृहद पलायन वंश का शासन जो है वो शुरू हो जाता है। तो कृष्णा ये देखने को मिल रहा है, मसूलीपट्टनम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये बृहद पलायन वंश का है। बृहद पलायन वंश ने यहां पर शासन किया।
ठीक है, ये आपका कृष्णा से जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है इस जगह पर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जो मसूलीपट्टनम के नाम से जाना जा रहा है, मसूलीपट्टनम, यहां तक का क्षेत्र इनका हो गया। और इसके अलावा आप एक देखेंगे कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो हिस्सा है वो शालका वंश का हो जाता है या शालकायन वंश का हो जाता है। तो शालंकायन वंश जो है वो आपको यहां से, ये वाला जो एरिया है, कृष्णा नदी है और गोदावरी कावेरी नदी है, इसके बीच का हिस्सा आपको शालंकायन वंश इसका देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा राज्य जो है वो सातवाहन वंशों का जो साम्राज्य है ये आपका पृथक हो जाता है। सातवाहनों के बारे में अगर हम यहां पर इनके राज्य को देखना का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि सातवाहन पूरा जो है इस तरीके से यहां तक पूरा फैलते हुए हमको दिखाई देते हैं काफी बड़े हिस्से में। ठीक है, ये सातवाहनों का कभी साम्राज्य रहा होगा, ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं अलग से कहीं पर, कहां पे अलग से करूं भाई, ये सातवाहनों का साम्राज्य रहा होगा और मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि फैला करके इसको रखा जा सके इस जगह पर। ये पूरा का पूरा आप साम्राज्य देखेंगे, जो सातवाहनों का साम्राज्य है वो तकरीबन आपको इन जगहों पर देखने को मिल जाता है। इन जगहों पर आपको सातवाहन वंश देखने को मिलेगा। काफी बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये सातवाहन वंश जो है वो इस जगह पर फैलता हुआ दिखाई देता है। ये है आपका पूरा सातवाहन वंश, ये है आपका पूरा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश है ये आपका पूरा। और यहां पर आपने देखा था ये आपका शुंग वंश था, ये पूरा, यहां पर इसको लिख देता हूं मैं शुंग वंश, शुंग वंश। तो ये शुंग वंश है और ये सातवाहन वंश है। इस तरीके से आपको जो शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में मेरे को जो जानकारी देनी थी वो मैंने आपको यहां पर दे दी है। आई होप कि मैप पे सारे लोकेशंस आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे, जाने होंगे, सीखे होंगे, समझे होंगे, है ना। ये सारे के सारे लोकेशन जो है आप देख पा रहे होंगे। चलते चलते मैं आपको एक खबर के बारे में सूचित कर देता हूं कि 8 जनवरी से एक बैच शुरू हो रहा है, P2I बैच है। आप P2I बैच में जरूर एडमिशन लें। शानदार तरीके से इतिहास में आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। स्वाभाविक सी बात है, जब YouTube यहां पर है तो आप वहां पर भी देखेंगे तो बहुत अच्छी सी क्लासेस आपको चलेंगी। इसमें आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी, निःशुल्क आवासीय सुविधा भी मिलेगी। लेकिन ये निःशुल्क आवासीय सुविधा जो है आपको मिलेगी तब जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे इस बैच में एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, तब आपको ये मिलेगी। और बाकी नोट्स वगैरह सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो आप जरूर जो है इसको देखें, इसको जानें, इसको समझें और एडमिशन लेने का प्रयास करें। शाम को 6 बजे ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई 2024 की तैयारी कर रहा है और उसको प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, उसे प्रारंभिक परीक्षा निकालनी है हर हाल में, तो वो SIP में एडमिशन ले सकता है, SIP प्लस में एडमिशन ले सकता है। और अब जो बैच अभी शुरू हुआ है 12 बजे चल रहा है दोपहर में, 3 तारीख से शुरू हो चुका है। 8 जनवरी इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। किसी भी जगह आपको अगर एडमिशन लेते समय कोड की आवश्यकता पड़ेगी ही, न्यूनतम शुल्क के लिए आपको कोड की आवश्यकता पड़ेगी। कोड लगाने के लिए आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर भी आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बैच आपको परचेज करना है, यू कैन यूज द कोड सिंपली विरत लाइव। आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त कर पाएंगे मेरे इस टेलीग्राम से, जिसका नाम है virat.dubey DUBEY, ठीक है। इस नाम से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च करिए, ठीक है, इस नाम से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च करिए, आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसी नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, यहां पर भी आप मुझसे मिल सकते हैं। तो PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। जो पुराने PDF नहीं गए हैं वो भी मैं भेज दूंगा। इसके अलावा आप मुझे virad.dubey@studiiq.com यहां पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप हमें यहाँ ईमेल कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं।
तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले सत्र में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे किसी नए ऐतिहासिक क्षण को, ऐतिहासिक विवरण को नक्शे पर प्रदर्शित करने के लिए। तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।